अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको खबर दी थी कि DGISI ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 दीगर जजेस को ब्रीफ किया सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। तो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर तस्दीक होगी। खुद अदालत ने इसकी तस्दीक कर दी कि DGISI, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं, इन तीनों ने ब्रीफ किया है तीनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। सिक्योरिटी सूरत हाल की वो तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन बाज़ जो ज़राए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो TTP की रीग्रुपिंग है बॉर्डर एरिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए खदशात जो हैं उनके सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, उसके ऊपर भी, और इसी तरीके से ईस्टर्न साइड के ऊपर जो पाकिस्तान को इस वक्त एंटिसिपेटेड एक थ्रेट मौजूद है कि यहाँ से इलेक्शन के दिनों में या जो पाकिस्तान के अंदर एक दाखिली खलफशार है उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान में पेनिट्रेट करके अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं, उसके ऊपर तफसीली ब्रीफ किया गया। और फिर एक हमारी इतला ये थी कि इलेक्शन एक ही दिन हो, इसकी भी तजवीज़ दी गई। ये खबरें थी हमारे पास, लेकिन आज फिर वज़ारत दिफा की जानिब से एक सामने नई दरख्वास्त भी आ गई कि इलेक्शन एक ही रोज़ कराए जाएँ। तो किसी हद तक उन इतलात की एक तरीके से या दूसरे तरीके से तस्दीक होगी कि वो खबर दुरुस्त थी, यही तजवीज़ किया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी और वज़ारत दिफा की रिपोर्ट भी दोनों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा काबिल समात नहीं है। ये जब पहला ऑर्डर पास हो रहा था उस वक्त मौका था, उस वक्त इनको इसके ऊपर ब्रीफ करना चाहिए था। वज़ारत दिफा ने सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उस वक्त भी ब्रीफ किया था, लेकिन वो नए हक़ाइक़ क्या थे जिसके लिए खुद DGISI को वहाँ जाना पड़ा। मेरे ख्याल में वो वेस्टर्न जो हमारे फ्रंट के ऊपर एक नई डेवलपिंग सिचुएशन है TTP के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी तफसील से बताया गया और मुमकिन इलेक्शन के मौके के ऊपर क्या सूरत हाल हो सकती है उसके ऊपर भी कुछ खाका खींचा गया होगा कि ये इस तरह के खदशात हैं और ये सूरत हाल है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है, और क्या ऐसी सूरत में हम बॉर्डर से फ़ौज हटाकर इलेक्शन ड्यूटी पे दे सकते हैं। तो इसका जवाब ज़ाहिर है नफ़ी में आया होगा कि नहीं, इलेक्शन ड्यूटी के लिए इस मौके के ऊपर फ़ौज को नहीं दिया जा सकता। अगर रिजर्व्स के अंदर मौजूद लोगों को बुलाना हो तो उसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने हमारे इसी प्रोग्राम में जिक्र किया कि उसके लिए कम से कम 1 महीना उन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तरबियत देनी पड़ेगी। तो आपकी 14 मई की जो डेडलाइन है वो गुजर जाएगी। इलेक्शन की जो समात थी वो आज इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर थोड़े से आपको मोटे चंद एक नुकात बता दूँ, फिर आगे चलते हैं। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएँ तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत बहस हो रही है, लेकिन एक आईनी शिक मौजूद है जो ये कहती है कि अगर बाज़ वजूहात की बिना के ऊपर किसी एक आईनी शिक के ऊपर उसके वक्त पर अमल दरामद नहीं होता तो बज़ाते खुद काम गैर आईनी नहीं हो जाता अगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद हो। तो जस्टिफिकेशन के लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत अगर मोहर लगा देगी तो वो 90 रोज़ की शिक को जब आप तोड़ रहे होंगे तो अदालत की मोहर से वो जायज़ हो जाएगी। 14 अप्रैल को 90 रोज़ की ऑलरेडी जो लिमिट है वो हम ब्रीच कर चुके हैं, हम अब ऊपर के दिनों पर जा रहे हैं। 14 मई भी 90 रोज़ से बाहर थी और अब 14 मई भी नहीं होगी, अब उससे भी ऊपर की कोई तारीख आएगी। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत इनके साथ है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कल तलबी के नोटिस जारी कर रहे हैं। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। हुकूमत ने आज पहली बार मुस्बत बात की है। इंतखाबात के लिए 90 दिन के मियाद 14 अप्रैल को गुजर चुके हैं। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादम हो सकता है। शायद ये वो खदशात हैं जो सिक्योरिटी वाले इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि अगर हम एक ऐसी स्टेज पे हों कि हम एक सूबे में करा दें और बाकी महीने बाद बाकी हो रहे हो तो फिर तो बॉर्डर के बाहर से भी खदशात होंगे और मुल्क के अंदर भी खदशात होंगे। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग बहुत ज़बरदस्ती, पता चला कि असल सूरत हाल क्या है। केस के दौरान कोई ब्रीफिंग देने ना आया, अदालत फैसला दे चुकी है। केस का फैसला आ चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फ्राहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। ये संगीन नताइज वाला जुमला जो है ये आप मखसूस रखिए, ये काम आएगा। अगर अदालत ने एक स्टेप आगे जाना हुआ तो शहबाज शरीफ और उसके 3 या 4 वज़रा जो हैं वो कटहरे में खड़े होंगे कंटेम्प्ट में। संगीन नताइज इसके यही है, लेकिन वो स्टेज अभी आई नहीं है, वो बाद में। माजी में दहशतगर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुआ, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 8 अक्टूबर को करा दें, तो सवाल तो बिल्कुल जायज़ है कि 8 अक्टूबर की क्या शर्त है और क्या गारंटी है कि उस वक्त सब कुछ अच्छा होगा और आप आएंगे और इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। कल सुबह 11 बजे इसकी दोबारा समात होनी है। लेकिन आज ही के रोज़ एक और डेवलपमेंट ये थी कि कादी फायज़ ईसा जो सीनियरिटी में इस वक्त 2nd नंबर पर हैं और सितंबर के महीने में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभालना है। वो आज एक इंटरेक्शन था उनका स्टूडेंट्स के साथ एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने तारीखी हक़ाइक़ अदलिया के हवाले से भी और पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से भी बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। लेकिन 2 सोर्स, एक 1971 के ऊपर हमारे यहाँ अक्सर जिक्र होता है जस्टिस मुनीर के वाक़े का, तो उन्होंने इसको किस अंदाज में बयान किया उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहूँगा, दिखाइएगा जी। पाकिस्तान टूट गया दिसंबर 1971। अचानक टूटा नहीं, जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया। उसके बाद जो अगले सदर थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने भी 58(2)B का इस्तेमाल किया। थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी भी होती है, सुप्रीम कोर्ट सराहती चली गई ये इक़दाम। अगर फैसला गलत है वो गलत रहेगा, चाहे सबके 7 जज फैसला कर लें, अक्सरियत कर ले, एक की माइनॉरिटी हो, अगर वो सही है तो वो सही है। तारीख पुकार रही है, सीखो 1954, सीखो 1958, सीखो 1977, सीखो 1988, सीखो 1990, 58(2)B वाली बात शुरू की, सीखो 1993 से, सीखो 1996 से। तारीख कितनी दफ़ा में सिखाएगी? 7 सबक तो दे चुकी है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही उन्होंने। पहले एक मौका था कि मार्शल लॉ ने हुकूमतें गिराई, फिर मौका था कि
जो प्रेसिडेंट होता था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वज़ीर आज़म को निकालता था। फिर अब वो स्टेज आ गई है कि जो जुडिशरी है वो इस्टेब्लिशमेंट से कुछ ऐसा मामला कर लेती है कि वो कभी एक वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा दिया, एक वज़ीर आज़म को पनामा वाले मामले में अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर निकाला नवाज शरीफ को, एक को यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट एक लेटर ना लिखने पर निकाला, और एक और लाइन में अभी खड़ा है, उसका मुस्तकबिल आइंदा चंद रोज़ में तय हो जाएगा। 184(3) जिसके तहत ये बहुत ज़्यादा तनाज़ा सामने आया कि 184(3) के अंदर इसको एंटरटेन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। काजी फायदी साहब उसके ऊपर क्या कहते हैं? आइन में 183 को आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। 184(3) की जो बात होती है ना, सुप्रीम कोर्ट को देती है। 184(3) शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये नहीं लिखा है सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस कि ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। आपने बात की हमारे दोस्तों की, उनकी राय ये है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। आपने दूसरी बात की मास्टर ऑफ द रोल, आइन ये नहीं कहता है। अगर कहता है तो मुझे शिक बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब 184(3) में ये है तमाम जजेस और चीफ जस्टिस मुश्तरका कोर्ट है। सबसे बुरी चीज जो मैं समझता हूँ वो तकब्बुर है, और तकब्बुर के बाद अना है। जब आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो आपके पास अना नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरी अना आ गई तो मैं फिर जज नहीं आऊँगा। बहुत अच्छी बातें की। आई होप कि जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो जो आज इन्होंने इजहार ख्याल किया, अपने आप को उसी कन्फाइन के अंदर अपने आप को महदूद रखें। जो आइन और कानून कहता है ना उससे बाहर निकलने की गुंजाइश है, ना किसी जज को निकलना चाहिए। जो हमारी तारीख है जिसमें से इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस मुनीर तो बहुत पीछे चले जाएंगे, रिसेंट पास सिर्फ देख लें, इफ्तिखार चौधरी साहब, आसिफ कोसा साहब, साकिब निसार साहब, इवन मौजूदा चीफ जस्टिस से ठेका फैसला, और ये जो अब वाली उन्होंने 184(3) के अंदर पटिशन उठाई हुई हैं, इससे अपने आप को बचा के रखना जज का इम्तहान है। वो सियासी तनाज़ा से बचा रहे तो जज है बहुत बड़ा है, लेकिन आपने आपको कहीं एक तरफ भी एसोसिएट कर लिया और उसके ऊपर सवाल उठ गया तो फिर अदलिया की जो तकरीम है, वकार है, उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। 63 है अभी तक बहुत मुतनाज़ा फैसला है। चीफ जस्टिस को जाते जाते अपने उस रिव्यू के अंदर उस चीज़ की इस्लाह करनी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा क्राइसिस की बुनियाद वही है जिसको कहा गया था कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाते जाते उससे निकल जाना चाहिए। 2-3 माह के अंदर उसका रिव्यू उठा लें और उसकी इस्लाह कर लें। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, लेकिन कम अज़ कम आइंदा के लिए एहतियात जो है उसकी आगाज़ हो जाएगा। जो आज